हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है ऐकिक विधि। क्लास 7 में समझेंगे साधारण ब्याज को। फिर क्लास 8 में पढ़ाई करेंगे बहुभुज के क्षेत्रफल के बारे में। फिर हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां सीरीज के अंतर्गत देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है लूना डॉग सर्विस कंपनी। और अंत में जानेंगे इंस्पायर अवार्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी मुजफ्फरपुर में 4 दिन रुके और वहाँ कृपलानी जी गांधी जी के साथ रहे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतीहारी पहुँचे और वहाँ से जसौली पट्टी के लिए निकले। रास्ता तय करते हुए वे धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद के साथ चंद्र रहिया पहुँचे और वहाँ उन्हें पुलिस का दारोगा मिला। दारोगा ने गांधी जी को कहा, आपको मोतीहारी लौटने का आदेश कलेक्टर ने भेजा है। गांधी जी ने धरणीधर बाबू एवं रामनवमी प्रसाद से कहा, आप लोग जसौली पट्टी चली जाइए और वहाँ की घटना की पूरी जानकारी लेकर आइए। मैं मोतीहारी वापस जा रहा हूँ। गांधी जी दारोगा के साथ मोतीहारी वापस चले गए। गांधी जी को नोटिस दिया गया और नोटिस में लिखा था, आपके चंपारण आने से शांति भंग होने का डर है, इसीलिए 144 धारा के तहत आप तुरंत मोतीहारी छोड़ दें। और गांधी जी ने इसके जवाब में लिखा, मुझे खेद है कि मेरी स्थिति को बिल्कुल गलत समझा गया है। मैं लोगों की दुख तकलीफ जानने आया हूँ, इसलिए मैं चंपारण से नहीं जाऊंगा। चाहे जो भी दंड हो उसे सहने के लिए मैं तैयार हूँ। गांधी जी पर 144 धारा लगाने की नोटिस मिस्टर हिकॉक जिला मजिस्ट्रेट ने उसी दिन भेज दी और उधर गांधी जी ने H.S. पोलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और राजेंद्र प्रसाद को इस मामले की सूचना दी। C.F. एंड्रूज को मोतीहारी आने के लिए तार दिया गया। 16 अप्रैल 1917 को मिस्टर मोशेड ने एक लंबी रिपोर्ट बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी, जिसमें गांधी जी से हुई बातों का सारांश था। और फिर 17 अप्रैल 1917 को देहातों से इजहार लिखे जाने की तारीख मुकर्रर की जा चुकी थी, इसलिए बहुत से रैयत आए और गांधी जी के सामने इजहार लिखवाने लगे। गांधी जी जान गए कि आज्ञा उल्लंघन करने हेतु अवश्य जेल जाना होगा। मजिस्ट्रेट ने लिखा कि 144 धारा के अनुसार आप पर अभियोग लगाया जाएगा, इसलिए आपको 18 अप्रैल 1917 को 12:30 बजे डिविजनल अफसर की कचहरी में उपस्थित होना है। 18 अप्रैल को गांधी जी कचहरी गए। हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों के अंदर घुसने के प्रयास में कोर्ट की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो गए और वहां तैनात अफसर ने गांधी जी से कहा
कि कृपया आप लोगों को शांत कराइए। गांधी जी ने उपस्थित लोगों से बोला, आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। और गांधी जी के इतना कहते ही पूरी जगह शांति छा गई। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि कोर्ट में गांधी जी ने मुकदमा किस तरह लड़ा। आज हम सीखेंगे सममित रेखाएं। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक ऐसी आकृति जो बराबर संतुलित अनुपात में है एक सममित यानी सिमेट्रिक आकृति कहलाती है। जैसे दी आकृतियां सममित है, इनकी समझ और अच्छे से बनाते हुए चलिए अब जानते हैं सममित रेखाएं यानी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। एक कागज लीजिए, कैंची के उपयोग से इसमें से अंग्रेजी के अक्षर ए का आकार काट लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति सममित है या नहीं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हम इसका बायां आधा भाग दाएं आधे भाग पर रखते हैं तो वे एक दूसरे से पूर्णतया मिलते नजर आते हैं। इससे पता चलता है कि वे एक दूसरे के प्रतिबिंब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षर ए एक सममित अक्षर है। जरा सोचिए, अगर हम ए को इस तरह मोड़े कि उसका ऊपर का आधा भाग नीचे के आधे भाग पर आए, तो क्या इससे भी हमें ज्ञात होता है कि ए सममित है या नहीं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे हमें ए सममित प्रतीत नहीं होता। दोनों स्थितियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आकृति की सममिति किसी विशिष्ट रेखा के अनुदिश मोड़ने पर ही स्पष्ट होती है। जैसे यहाँ ए के मध्य से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा से। ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़े जाने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है, एक सममित रेखा कहलाती है। इसे ही हम दर्पण रेखा भी कहते हैं। ए के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक सममित रेखा वाली आकृति है, लेकिन कुछ आकृतियों में एक से ज्यादा सममित रेखाएं देखी जा सकती है। जैसे इस आकृति को देखिए, क्या इसमें कोई सममित रेखा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ हम इस प्रकार दो सममित रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी सममित रेखा ज्ञात नहीं की जा सकती। कुछ आकृतियों में दो से भी अधिक सममित रेखाएं होती है। जैसे एक वर्ग की सममिति इसे इन चार रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि वर्ग में चार सममित रेखाएं होती है। इसी तरह चलिए ज्यामिति के कुछ और आकारों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। एक आयत की सममिति इसे इन दो रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि आयत में दो सममित रेखाएं होती है। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस की बात करें तो इसकी सममिति इसे इन दो रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर देखी जा सकती है, यानी कि समचतुर्भुज में दो सममित रेखाएं होती है। इसी प्रकार एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीन सममित रेखाएं देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम वृत्त यानी सर्कल की बात करें तो इसके केंद्र से जाने वाली किसी भी रेखा के अनुदिश मोड़ने पर वृत्त की सममिति देखी जा सकती है। चूंकि एक वृत्त के केंद्र से अनंत रेखाएं जा सकती है, इसलिए वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अब आप 5 अलग अलग आकार लेकर सममित रेखाओं की संख्या खुद से ज्ञात कीजिए। तो आज हमने सीखा सममित रेखाएं। नीचे दी गई आकृति में सममित रेखाएं खींचिए। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़े जाने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है, एक सममित रेखा यानी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम केंद्र से जाती हुई ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेखा खींचेंगे तो यह दी आकृति को दो ऐसे भागों में विभाजित करती है जो एक दूसरे से पूर्णतया मिलते जुलते हैं, यानी कि यह एक सममित रेखा है।
इसी तरह हम दी आकृति में कुल 8 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। अगला उदाहरण, दी आकृतियों को देखकर ज्ञात कीजिए आकृतियां जिनमें सिर्फ एक सममित रेखा है, आकृतियां जिनमें 2 सममित रेखाएं हैं, आकृतियां जिनमें 2 से अधिक सममित रेखाएं हैं, आकृतियां जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। आकृति ए की बात करें तो इसे ऊर्ध्वाधर में आधे से मोड़ने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोड़ने पर हमें 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली आकृति में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो G, H और I इनमें से प्रत्येक आकृति में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसलिए ये सभी ऐसी आकृतियां हैं जिनमें सिर्फ एक सममित रेखा है। आकृति B की बात करें तो इसे ऊर्ध्वाधर में आधे से मोड़ने पर आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग से पूर्णतया मिलता जुलता है। साथ ही साथ अगर इसे क्षैतिज में आधे से मोड़े तब भी इसके दोनों भाग एक दूसरे से पूर्णतया मिलते जुलते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से मोड़ने पर हमें 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम कह सकते हैं कि दूसरी आकृति में 2 सममित रेखाएं हैं। इसके अलावा दी आकृतियों में आकृति के में भी 2 सममित रेखाएं हैं। इसलिए 2 सममित रेखाओं वाली आकृतियां हैं बी और के। इसी प्रकार अब क्या आप ज्ञात कर पाएंगे वे आकृतियां जिनमें 2 से अधिक सममित रेखाएं हैं? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ आकृतियां डी, एफ और एल में 2 से अधिक सममित रेखाएं हैं। अगर हम देखें तो यहाँ सी और ई ऐसी आकृतियां हैं जिनमें कोई भी सममित रेखा नहीं है। चूंकि एक वृत्त के केंद्र से अनंत रेखाएं जा सकती है, इसलिए वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अब आप इस मजेदार सवाल को खुद से हल कीजिए। मैथमेटिक्स इस शब्द के ऐसे अक्षर ज्ञात कीजिए जिनमें 2 सममित रेखाएं हैं। तो आज हमने देखे सममित रेखाओं के उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, रोहित और शैली ज्ञात कर रहे थे कि एक आयत यानी रेक्टेंगल में कितनी सममित रेखाएं यानी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। शैली की समझ थी कि आयत में कुल 4 सममित रेखाएं होती है, जबकि रोहित की समझ थी कि आयत में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं होती है। ज्ञात कीजिए किसकी समझ सही है। कई बार बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि आयत में 4 सममित रेखाएं होती है। इसका एक कारण यह है कि बच्चे आयत के मध्य से जाती हुई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के साथ साथ विकर्ण यानी डायगोनल से जाती हुई रेखाओं को भी सममित रेखाएं समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि शैली की समझ सही है, इसलिए ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। अगर आयत को लंबाई की ओर या चौड़ाई की ओर मध्य से मोड़ा जाए तो हमें दोनों स्थितियों में 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भाग प्राप्त होते हैं। लेकिन किसी विकर्ण से जाती हुई रेखा की ओर मोड़ा जाए तो प्राप्त होने वाले भाग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। इसलिए आयत में सिर्फ 2 ही सममित रेखाएं होती है। यह रोहित की समझ सही है, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। अब चलिए जानते हैं सममित रेखाओं से संबंधित कुछ गलतियों के बारे में। अगर बच्चों को पूछा जाए कि वृत्त यानी सर्कल में कितनी सममित रेखाएं होती है, तो बच्चे सममित रेखाओं की समझ का प्रयोग किए बिना बताते हैं कि वृत्त में सममित रेखाएं नहीं होती। कुछ बच्चे केंद्र से न जाने वाली रेखाएं खींचते हैं, जिससे उन्हें 2 ऐसे भाग प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं। इसलिए वे समझ लेते हैं कि वृत्त में कोई भी सममित रेखा नहीं होती, लेकिन यह गलत समझ है। वृत्त के केंद्र से जाती हुई कोई भी रेखा वृत्त को 2 एक दूसरे से मिलते जुलते भागों में विभाजित करती है। चूंकि ऐसी हम अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए सही समझ यह है कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं होती है। अगर बच्चों को किसी आकृति में सममित रेखाएं खींचने के लिए कहा जाए और इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए,
तो कुछ बच्चे आकृति में सममित रेखाएं तो सही प्रकार से खींचते हैं, लेकिन जब वे इन्हें गिनते हैं तो वे जिस स्थान से शुरू करते हैं, गिनती करते हुए उसी स्थान पर वापस आते हैं और अपनी गिनती जवाब के रूप में बताते हैं। जैसे यहाँ वे बताते हैं, एक वर्ग यानी स्क्वायर में 8 सममित रेखाएं होती है। वे यह ध्यान नहीं रखते, वे रेखाओं की 2 बार गिनती कर रहे हैं, इसलिए गिनती करते हुए ध्यान रहे प्रत्येक रेखा को सिर्फ एक बार गिनना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती है। तो आज हमने देखी सममित रेखाओं से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ गलतियां। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज। आपके घर में या स्कूल में कोई ना कोई उत्सव जरूर मनाया गया होगा। कई बार उत्सव मनाने के लिए आवश्यक चीजें हमारे पास नहीं होती, तब हम इन्हें कुछ समय के लिए उधार लेते हैं, जैसे पानी के जार, टेंट, स्पीकर इत्यादि। जब हम इन्हें लौटाते हैं तो इनके साथ इनका शुल्क यानी फी भी देते हैं। वस्तुओं की ही तरह कई बार हमें धनराशि भी उधार लेना आवश्यक हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई उद्योग शुरू करना है लेकिन उसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं होगी तो वह बैंक या किसी व्यक्ति से कुछ समय के लिए धनराशि उधार लेता है। उधार ली गई धनराशि को मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं। उधार लेने से पहले उधार लेने वाला उधार देने वाले के कुछ नियमों और शर्तों पर सहमत होता है, जैसे समय और शुल्क। निश्चित अवधि तक व्यक्ति इस धन का उपयोग अपने काम के लिए करता है। जब व्यक्ति मूलधन लौटाता है तो वह मूलधन के साथ जितने समय के लिए धनराशि उधार ली है उसका शुल्क भी चुकाता है। मूलधन के साथ लौटाए गए अतिरिक्त धन को ब्याज यानी इंटरेस्ट कहते हैं। मूलधन में ब्याज मिलाकर पता किया जाता है कि कितनी कुल धनराशि लौटानी है। इस धनराशि को मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। उधार ली गई धनराशि कब लौटानी होगी और इस पर कितना ब्याज लगेगा, यह शर्तों में दर्शाया होता है। साधारणतः ब्याज 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जैसे 8% प्रति वर्ष या 8% वार्षिक ब्याज की दर का अर्थ है जब मूलधन 100 रुपए होगा तब वर्ष के अंत में 100 रुपए के साथ 100 रुपए का 8% बराबर 8 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, यानी कि मिश्र धन बराबर 100 रुपए धन 8 रुपए बराबर 108 रुपए देने होंगे। अब आइए इसे एक उदाहरण से और अच्छे से समझे। प्रकाश रमेश से 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपए का कर्ज लेता है। कर्ज लेते समय प्रकाश और रमेश इस शर्त पर सहमत होते हैं कि धनराशि उपयोग करने के बदले में प्रकाश रमेश को 12% प्रति वर्ष के दर से ब्याज देगा। चलिए पता करते हैं 3 वर्ष बाद प्रकाश रमेश को कितनी धनराशि लौटाएगा। यहाँ ब्याज की दर है 12% प्रति वर्ष। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए। बिल्कुल सही, 12% या 12/100 प्रति वर्ष की ब्याज दर का अर्थ है प्रकाश रमेश को 1 वर्ष अवधि के लिए 100 रुपए पर 12 रुपए का ब्याज देगा। हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष अवधि के लिए उसे 1 रुपए पर 12/100 रुपए का ब्याज देगा। इस तरह से 1 वर्ष अवधि के लिए 20,000 रुपयों पर उसे 20,000 रुपए गुणा
12/100 बराबर 2,400 रुपए इतना ब्याज देना होगा। लेकिन यह तो 1 वर्ष के लिए हुआ। प्रकाश ने कर्ज 3 वर्ष के लिए लिया है, इसलिए 3 वर्षों की अवधि के लिए ब्याज होगा 20,000 रुपए गुना 12/100 गुना 3 बराबर 2,400 रुपए गुना 3 बराबर 7,200 रुपए। इसलिए 3 वर्ष बाद लौटाई जाने वाली धनराशि यानी मिश्र धन है 20,000 रुपए मूलधन धन 7,200 रुपए ब्याज बराबर 27,200 रुपए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। तीनों वर्ष के लिए मूलधन यानी प्रिंसिपल समान है। इस तरह से अगर मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता हो तब ब्याज भी समान रहता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त ब्याज कहलाता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए हमने मूलधन, ब्याज की दर और समय का गुणन किया है। इस समझ से क्या आप साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कोई सूत्र बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। सही सोचा। यह होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय। अगर हम साधारण ब्याज को I से, मूलधन को P से, ब्याज की दर को R% या R/100 से और समय को T से निरूपित करें तो साधारण ब्याज I प्राप्त करने के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं P गुणा R/100 गुणा T या PRT/100। ध्यान रहे, समय हमेशा वर्षों में होना चाहिए। यदि हमें समय महीनों में दिया होगा तो हम इसे 12 से विभाजित कर वर्षों में परिवर्तित कर लेंगे। इस तरह यह भी जान ले कि अगर हमें इन चारों में से 3 का मान पता है तो हम इनकी उचित व्यवस्था कर चौथी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम मिश्र धन को A से व्यक्त करते हैं तो मिश्र धन A बराबर P धन I लिखा जा सकता है। इस तरह से आज हमने सीखा साधारण ब्याज। प्रवीण ने एक साहूकार से 12,000 रुपए का कर्ज लिया, जिसके लिए वार्षिक दर 13% निश्चित किया गया। पता कीजिए 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को कितने रुपए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देगा। हल 1। यहाँ 12,000 रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, इसलिए मूलधन बराबर 12,000 रुपए, ब्याज की दर बराबर 13% प्रति वर्ष है। इसका अर्थ यह है कि प्रवीण अगर 100 रुपए का कर्ज लेता है तब उसे 1 वर्ष के बाद 13 रुपए ब्याज के रूप में साहूकार को देने होंगे। अतः 12,000 रुपए के कर्ज पर 1 वर्ष का ब्याज होगा 12,000 गुणा 13/100 बराबर 1,560 रुपए। इसलिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 3 गुणा 1,560 रुपए बराबर 4,680 रुपए। अतः 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को 4,680 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। हल 2। इसी उदाहरण को हम सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो बताइए साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या है? सोचिए सोचिए। सही सोचा। साधारण ब्याज I प्राप्त करने का सूत्र है I बराबर PRT/100। यहाँ P बराबर मूलधन बराबर 12,000 रुपए है, T बराबर समय बराबर 3 वर्ष है, R बराबर ब्याज की दर बराबर 13% प्रति वर्ष है। इसलिए साधारण ब्याज I बराबर 12,000 गुणा 13 गुणा 3/100 बराबर 4,680 रुपए। अतः 3 वर्ष के बाद प्रवीण साहूकार को 4,680 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। अगला उदाहरण, कमला ने 35,000 रुपए 7.5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए। ज्ञात कीजिए उसे 9 महीने बाद कुल कितना मिश्र धन यानी अमाउंट प्राप्त होगा। यह बड़ा ही मजेदार सवाल है। यहाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें समय महीनों में दिया है, इसलिए इसे हमें वर्षों में परिवर्तित कर लेना आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं हम महीनों को वर्षों में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए सोचिए। यहाँ हम एक एक विधि यानी यूनिटरी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं।
हमें पता है कि 12 महीने बराबर 1 वर्ष। इस प्रकार 1 महीना बराबर 1/12 वर्ष है। अब हम कह सकते हैं कि 9 महीने बराबर 1/12 गुणा 9 वर्ष है, यानी कि 9/12 वर्ष है। इसे ही हम सरल रूप में 3/4 वर्ष लिख सकते हैं। तो चलिए पहले साधारण ब्याज प्राप्त करें। साधारण ब्याज का सूत्र है I बराबर PRT/100। यहाँ I यानी साधारण ब्याज है, P यानी मूलधन बराबर 35,000 रुपए है, T यानी समय बराबर 3/4 वर्ष है, R यानी ब्याज की दर बराबर 7.5% प्रति वर्ष है, बराबर 75/10% प्रति वर्ष बराबर 15/2% प्रति वर्ष। इस तरह से I बराबर 35,000 गुणा 15/2 गुणा 3/4/100 बराबर 35,000 गुणा 15 गुणा 3/2 गुणा 4 गुणा 100 बराबर 1968.75 रुपए। ध्यान दीजिए 1968.75 रुपए यह साधारण ब्याज है, लेकिन सवाल में हमें मिश्रधन पता करने के लिए कहा गया है, इसलिए आइए मिश्रधन पता करें। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, यानी A बराबर P धन I। A बराबर 1968.75 रुपए धन 35,000 रुपए बराबर 36,968.75 रुपए। इसलिए 9 महीनों बाद कमला को कुल 36,968.75 रुपए मिश्रधन प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, रमेश ने बैंक में विद्यार्थी सेविंग खाता खोला और उसमें 6% वार्षिक दर से 2,000 रुपए जमा किए। कितने वर्षों के बाद उसके खाते की कुल धनराशि 2,360 रुपए होगी? यहाँ P यानी मूलधन बराबर 2,000 रुपए है, R यानी कि ब्याज की दर बराबर 6% प्रति वर्ष है, A यानी मिश्रधन बराबर 2,360 रुपए है और हमें पता करना है समय यानी T का मान। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज, 2,360 बराबर 2,000 रुपए धन ब्याज, इसलिए ब्याज बराबर 2,360 रुपए ऋण 2,000 रुपए बराबर 360 रुपए। कितने वर्षों के बाद साधारण ब्याज 360 रुपए होगा, यह ज्ञात करने के लिए हमें साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करना होगा। I बराबर PRT/100, तो 360 बराबर 2,000 गुणा 6 गुणा T बटे 100, यानी कि 360 गुणा 100 बटे 2,000 गुणा 6 बराबर T। या इसे ही हम ऐसे लिखेंगे, T बराबर 360 गुणा 100 बटे 2,000 गुणा 6 वर्ष। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा T बराबर 3 वर्ष, यानी कि समय बराबर 3 वर्ष। अतः 3 वर्षों के बाद रमेश के खाते की कुल राशि 2,360 रुपए होगी। तो आज हमने देखे साधारण ब्याज से संबंधित उदाहरण। मिथ्या धारणा 1, 1,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 10 साल के लिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? वार्षिक दर 10% है, मतलब 100 पर वार्षिक ब्याज 10 रुपए है, तो 1,000 पर वार्षिक ब्याज होगा 1,000 गुना 10/100 बराबर 100 रुपए। इस विधि में बच्चे सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त करते हैं, वे सभी 10 वर्षों का ब्याज प्राप्त करना भूल जाते हैं। इससे उन्हें गलत जवाब प्राप्त होता है, ऑप्शन 1। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें 1 वर्ष के ब्याज को कुल समय से गुणा कर कुल साधारण ब्याज प्राप्त करना होगा। चूँकि 1 वर्ष में साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो 10 वर्ष का ब्याज होगा 100 रुपए गुणा 10 बराबर 1,000 रुपए। इसी उदाहरण को अगर हम सूत्र के साथ हल करें तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता है। साधारण ब्याज का सूत्र है I बराबर PRT/100। यहाँ I बराबर साधारण ब्याज है, P बराबर मूलधन है, R बराबर वार्षिक ऋण प्रतिशत है और T बराबर समय है। इसलिए I बराबर 1,000 रुपए गुणा 10 गुणा 10/100 बराबर 1,000 रुपए।
इस तरह से ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। रवि ने प्रकाश को 3,500 रुपए 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से उधार दिए। पता कीजिए 2 वर्ष के बाद प्रकाश को कितने रुपए रवि को लौटाने होंगे। यहाँ साधारण ब्याज होगा I बराबर PRT बटे 100 बराबर 3,500 रुपए गुणा 20 गुणा 2 बटे 100 बराबर 1,400 रुपए। कई बार बच्चे सवाल में क्या पूछा है इस पर ध्यान न देकर सिर्फ साधारण ब्याज प्राप्त करते हैं और दिए सवाल का जवाब देते हैं ऑप्शन 1। यह एक गलत जवाब है। यहाँ हमें पता करना है कि प्रकाश को कितने रुपए रवि को लौटाने होंगे, यानी कि हमें पता करना है कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर कितनी धनराशि रवि को लौटानी होगी। चूँकि मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्र धन, इसलिए हमें इस उदाहरण में मिश्र धन पता करना है। मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज बराबर 3,500 रुपए धन 1,400 रुपए बराबर 4,900 रुपए। इसीलिए सही उत्तर है 2 वर्ष के बाद प्रकाश रवि को 4,900 रुपए लौटाएगा। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 3। रेखा के पापा ने साधारण ब्याज से 25,000 रुपए बैंक में जमा किए। यदि ब्याज की दर 11.5% होगी तो 15 वर्षों के बाद खाते में कितना ब्याज जमा होगा। इस उदाहरण को हम साधारण ब्याज के सूत्र से हल करेंगे। यह साधारण ब्याज होगा I बराबर PRT बटे 100 बराबर 25,000 रुपए गुना 11.5 गुना 15 बटे 100 बराबर 43,125 रुपए। यहाँ साधारण ब्याज मूलधन से ज्यादा है। कई बार विद्यार्थी समझ लेते हैं कि ब्याज मूलधन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए वे प्राप्त ब्याज से मूलधन को घटाने की कोशिश करते हैं। इससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 18,125 रुपए, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। चूँकि यहाँ ब्याज की दर और समय ज्यादा है, इसलिए ऐसी स्थिति में ब्याज मूलधन से ज्यादा हो सकता है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2। इन मिथ्या धारणाओं के साथ बच्चे एक साधारण गलती भी करते हैं। साधारण ब्याज प्राप्त करते समय वे महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें गलत साधारण ब्याज प्राप्त होता है। जैसे P बराबर 5,000 रुपए, T बराबर 24 महीने और R बराबर 10% प्रति वर्ष दिया होगा, तो वे महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित नहीं करते, जिससे उन्हें गलत साधारण ब्याज प्राप्त होता है। चूँकि ब्याज की दर प्रति वर्ष के लिए दी जाती है, इसलिए हमें दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। यहाँ हम 24 महीनों को 12 से विभाजित कर 2 वर्षों के समय में परिवर्तित कर लेंगे। इसके उपयोग से हमें सही साधारण ब्याज प्राप्त होगा 1,000 रुपए। इसलिए साधारण ब्याज प्राप्त करते समय महीनों में दिए समय को वर्षों में परिवर्तित करना न भूलें। तो आज हमने देखी साधारण ब्याज से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलती। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के S सीधे हाथ साबुन मल के, U उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। M मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, A अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। N नाखूनों को हथेली पे चमका के, K कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आगे बढ़ते हुए आज हम बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। अध्यापिका कक्षा में ये सवाल पूछती हैं। एक टाइल कुछ इस प्रकार दिखती है, क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? दिखाई हुई आकृति एक सप्तभुज है,
क्योंकि आकृति में 7 भुजाएं हैं। आइए सबसे पहले शीर्षों को A, B, C, D, E, F और G से नामांकित करें। कक्षा के एक छात्र सोनू ने इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार हल किया। उसने शीर्ष A से एक सप्तभुज के विकर्ण बनाए और ऐसा करने पर उसे 5 त्रिभुज मिले। वो ये सोचता है कि क्यों न इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योगफल ले लें, जो कि सप्तभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मान लेते हैं कि इन त्रिभुज के माप कुछ इस प्रकार हैं, जिसके अनुसार कुछ इस तरह गणना कर वो सप्तभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता है, जो कि 30.5 वर्ग सेंटीमीटर है। कक्षा की एक और छात्रा सीमा इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार हल करती है। सीमा सोचती है कि शीर्ष G को शीर्ष D और C से जोड़ें तो हमें एक त्रिभुज और 2 समलंब मिलते हैं। माना कि इनके माप कुछ इस प्रकार हैं, जिनके क्षेत्रफलों के योगफल की मदद से हमें सप्तभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार मिल जाता है, जो कि 30.5 वर्ग सेंटीमीटर है। आप यहां देख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में सप्तभुज का क्षेत्रफल समान है। अतः इस प्रकार बहुभुज को उसके अवयव भागों में बांटकर, जिनके क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात हो, पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। यहां हमने 2 स्थितियों पर चर्चा की और बहुभुज का क्षेत्रफल दोनों स्थितियों में बराबर होगा। इसी प्रकार क्या आप किसी पंचभुज या षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। पंचभुज को इस प्रकार त्रिभुजों अथवा एक त्रिभुज व एक चतुर्भुज में विभक्त कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, और षटभुज को इस तरह 4 त्रिभुजों अथवा 2 त्रिभुजों व एक चतुर्भुज में विभक्त कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आप स्वयं भी षटभुज को किसी अन्य स्थिति में विभक्त कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। क्या आप दिखाई गई रंगीन आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए पहली आकृति से शुरू करते हैं। यह एक बहुभुज है, जिसका क्षेत्रफल हम पिछली वीडियो में सीखी गई विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इस आकृति के इन बिंदुओं को एक सीधी रेखा में जोड़ें तो आप देख सकते हैं कि हमें 3 त्रिभुज मिलते हैं, जिन्हें हम क्रमशः त्रिभुज 1, त्रिभुज 2 तथा त्रिभुज 3 से नामांकित कर देते हैं। क्या आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता सकते हैं? शाबाश! त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या हमें त्रिभुज 1 की ऊंचाई व आधार की माप पता है? प्रश्न में दी गई जानकारी से हमें पता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1 इंच है, जिसमें हम कह सकते हैं कि त्रिभुज 1 की ऊंचाई 1 इंच तथा आधार की लंबाई 2 इंच है। अतः जिसकी मदद से हम त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 1 वर्ग इंच है। इसी प्रकार हम त्रिभुज 2 व 3 की ऊंचाई तथा आधार की लंबाई का पता लगा उनका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।
जिनके योगफल स्वरूप हमें पहली आकृति का क्षेत्रफल मिल जाता है, जो कि 5 वर्ग इंच है। आइए अब दूसरी आकृति पर गौर करते हैं। तो अब इस स्थिति में हम इन आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। हम देख सकते हैं कि यह हरी आकृति एक वर्ग द्वारा घिरी हुई है, जिसके अंदर इस हरी आकृति के अतिरिक्त हमें यह 3 त्रिभुज दिखाई देते हैं, जिन्हें हम क्रमशः त्रिभुज 3, त्रिभुज 4 तथा त्रिभुज 5 से नामांकित कर देते हैं, जिनकी लंबाई व ऊंचाई की माप हम आसानी से ज्ञात कर उनका क्षेत्रफल कुछ इस तरह पता लगा सकते हैं। और फिर वर्ग के कुल क्षेत्रफल में से तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग को घटाने पर हमें आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? बिल्कुल सही, चूंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इंच है, अतः वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग इंच होगा, जिसकी मदद से हमें हरी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इंच प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हमने बहुभुज के क्षेत्रफल पर आधारित उदाहरण देखे। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। शुरू किया जाए। ये क्या था? 2 मिनट के लिए खुद को राजाओं वाली फील दे रहा था। असली राजा तो उद्यमी होता है। सही कहा तूने। वैसे हम अपने आपस की बात में आपका वेलकम करना तो भूल ही गए। हाय, मैं हूँ आपके साथ रेडियो का रोहन और मैं हूँ स्मृति, और स्वागत है आपका हमारे इस शो में, जिसका नाम है एन एडवेंचरल गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। यस, ऐसी रोमांचक कहानियां जो सच्ची हैं और जिनसे आप और हम काफी कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। आज भी हम एक नया कौशल सीखेंगे और एक नए उद्यमी की कहानी देखेंगे। तो आज की कहानी है लूना डॉग सर्विस कंपनी, क्योंकि हर कुत्ते के पास है एक खास हुनर। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रास्ते पर घूमने वाले डॉगीज को लूना नौकरी देती है। अब लोग सोच रहे होंगे कुत्तों को नौकरी? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए आप और हम ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए देखते हैं। लूना डॉग सर्विस कंपनी, क्योंकि हर कुत्ते के पास है एक खास हुनर। एक छोटी सी बच्ची है लूना, जो एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां महिलाएं पहले ही कामयाब हो चुकी है। आप अगर ना समझ पाए और यदि वो नाराज हो जाए तो उसे माफ कर दे। आपने पूछा क्या समझना है? यही कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है। लूना की दुनिया में तो उन्होंने पहले ही सब हासिल किया है। लूना के पैरों में कीचड़ लगा है, उसके बाल बिखरे हैं, उसके चेहरे से हमेशा व्यस्तता झलकती है। उसके पास करने के लिए कई चीजें हैं, जैसे समस्याओं को हल करना, अनोखी जगहों पर जाना आदि। रास्ते पर घूमने वाले कुत्ते उसे बेहद पसंद है। उसके पास कुत्तों की पूरी फौज है, जिसमें शामिल है छोटे बड़े, बूढ़े जवान, हर उम्र के कुत्ते जो उसके दोस्त है। वो सुबह के नाश्ते से बचा हुआ खाना उन्हें खिलाती है।
वे लूना के पीछे स्कूल में जाते हैं। स्कूल के बाद वो उन्हें ब्रश कराती है और उनका ख्याल रखती है कि उन्हें गर्मियों में साफ पानी मिले। वो उनके साथ दौड़ती है। लूना जानती है कि कुत्तों का प्यार बिना किसी शर्त के होता है। अब भी कई कुत्ते सड़कों पर रहते हैं और ये बात लूना को परेशान करती है। कभी लोग उनकी देखभाल करते हैं तो कभी वे स्कूटर से टकराकर घायल हो जाते हैं। इससे लूना को दुख होता है। एक दिन उसने एक योजना बनाने का फैसला किया। काफी लंबे समय के लिए थी योजना, जिससे सब ये जान सके कि कुत्ते बहुत अद्भुत होते हैं। इसलिए लूना अपनी नोटबुक लेकर शोध करने निकली। उसने अपने सभी कुत्तों का इंटरव्यू लिया। आप क्या कर सकते हैं? उसने उनकी नाक सहलाते हुए पूछा। आप कैसे मदद कर सकते हैं? उन्होंने उसे दिखाया। हम आपको खोई चीजों को खोजने में मदद कर सकते हैं। जब लोग उन्हें पालते हैं तो लोग खुशी महसूस करते हैं। वे घर पर रहने वाले बच्चों और बूढ़ों के बढ़िया दोस्त हो सकते हैं। लूना ने सोचा कि वो स्कूल में भी अच्छे होते हैं। ये बात उसने अपनी सूची में शामिल कर दी। इसके अलावा वे सभी को शांत करते हैं। लूना अपने शोध को जांचने एक व्यस्त सड़क पर निकली। उसने एक महिला पुलिस से पूछा, कुत्ते क्या काम कर सकते हैं? जहरीन, जो महिला पुलिस कर्मचारी थी, वो हंसी। वे उन लोगों को सड़क पार करने में मदद कर सकते हैं जिन्हें देखने में कठिनाई होती है। उन्हें किसी जरूरतमंद के साथ घर पर छोड़ा जाए तो आपातकालीन सेवा से संपर्क करना उन्हें सिखाया जा सकता है। जहरीन नीचे झुककर अपने कुत्ते को सहलाने लगी। लूना ने गौर नहीं किया था। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था। हाँ, कुत्तों को पुलिस बल, सेना और समुद्र तट पर भी लाइफ गार्ड के रूप में नौकरी मिल सकती है। लूना ने हर कुत्ते को नौकरी देने वाली एक कंपनी शुरू की और उनका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी शुरू किया। बैठो, खड़े रहो। हालांकि ये सब उन्हें इनाम देकर होता था। उसने अपने हर कुत्ते की तस्वीरें ली और पहचान पत्र बनाए। फिर प्लेसमेंट के लिए शहर भर में उनके पोस्टर्स चिपकाए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि लूना के कुत्तों को उनकी पहली नौकरी कहाँ मिली? स्कूल में। बिल्कुल सही। लूना's quest to get every dog a job। लूना डॉग सर्विस कंपनी का अभ्यास आप 4-4 के ग्रुप में जाकर पूरा करेंगे। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। पहला भाग। पुराने अभ्यासों में आपने समाज की बड़ी परेशानियों को ढूंढा। अब आप अभ्यास पुस्तिका के अनुसार अपने आइडिया को इन्फोग्राफिक के रूप में लिखें। दूसरा भाग। आपको एक पोस्टर बनाना होगा जो आपके ग्राहकों को आपके उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उसके बाद लूना की तरह अपनी पिच तैयार करें। तीसरा भाग। अब इसके बाद बाहर जाओ और ये सब लोगों को दिखाओ। उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में अभ्यास पुस्तिका में फॉर्मेट के अनुसार लिखो। अब ये करने के बाद अगली गतिविधि को पढ़िए, सीखिए और सफलता की ओर बढ़िए। वाह, लूना और मैं कितने सेम हैं। हम दोनों ही कुत्तों से कितना प्यार करते हैं। पर लूना ने जो उन कुत्तों के लिए किया वो ना मैं और ना तेरे दिमाग में आया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज की कहानी से जो एक कौशल यानी स्किल के बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है बीइंग बोल्ड, यानी निडर होना। क्या बात है। और निडर होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में हमारी किताब में क्या लिखा है, मैं पन्नों को पलटता हूं और आपको बताता हूं इस कौशल का मतलब क्या है। सो निडर होना, निडर बनो। पहले जाओ और एक गहरी सांस लो। आज कुछ नया करने की कोशिश करो। ये कौशल का इस्तेमाल तो हमारी आज की कहानी में भरपूर था। हाँ, ये किसी भी उद्यम, यहाँ तक कि आपकी पढ़ाई के लिए भी एक बहुत जरूरी कौशल है।
यहाँ पर हमने देखा कि कैसे निडर होकर लूना ने लोगों से बात करी, उसने पुलिस कर्मी से भी सवाल कर लिया, उसने अपनी कंपनी खोली, कुत्तों के पहचान पत्र बनवाए और उनको नौकरी दिलवाई। ऐसी निडरता ही हमें जिंदगी में कुछ भी हासिल करा सकती है। बिल्कुल सही। तो चलो फिर हम हमारी दूसरी बुक यानी कि एक्टिविटी बुक को उठाते हैं। ये बुक देखने में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पर इसकी खूबसूरती इसी में है कि आप इसमें कोई सा भी रंग भर सकते हैं। और आज की कहानी पर निर्धारित एक्टिविटी के लिए आपको सबसे पहले अपनी समस्या को इन्फोग्राफिक के रूप में लिखना है और उसके बाद आपको एक पोस्टर बनाना होगा जो आपके ग्राहकों को आपके उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उसके बाद लूना की तरह आपको अपना पिच तैयार करना होगा, फिर बाहर जाकर इस पर लोगों की प्रतिक्रिया लेनी होगी और इसको नोट करना होगा। और जब आप ऐसा कर लें और आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तब हमें इस एड्रेस पर भेज दीजिए। आप हमें व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। आप भी लूना की तरह कोई ऐसा रोमांचक आइडिया दे सकते हैं हमें और बता सकते हैं, शायद हम आपकी कोई मदद ही कर दे। आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा लूना की तरह आपका भी कोई ऐसा रोमांचक आइडिया जानने का। हो सकता है आप भी लूना की तरह एक उद्यमी बन जाए। तो भेजिए अपने आइडियाज, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में नए उद्यमी की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अब वक्त होता है इस कहानी पर निर्धारित आपके लिए एक क्विज लेके आने का। इस क्विज के अगर आप सब सही जवाब देंगे तो आपको मिल सकती है ये शानदार किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। इसके लिए आपको सभी सवालों के सही जवाब हमको इस नंबर पर भेजने हैं, या फिर आप चाहें तो अपने मोबाइल में हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, इस शो में हमने कुत्तों की जॉब्स के बारे में बात करी, तो आपके हिसाब से डॉग्स कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं? क्या वो उनका खुद का बिजनेस है? तीसरा सवाल, हमें जानवरों के साथ शांति से, सम्मान से और ध्यान से क्यों रहना चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन, आप किस तरह की समस्या को सुलझाना चाहेंगे? पांचवा सवाल, क्या महिलाओं को काम करने के लिए घर से बाहर जाना चाहिए? आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां भी अपने जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में से 500 लकी विद्यार्थी जीत सकते हैं ये किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो जल्दी कीजिए, फोन उठाइए और कॉल कीजिए हमें। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।